हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम एंड मोशन स्टडी। इससे पहले 2 वीडियो हम टाइम एंड मोशन स्टडी के बना चुके हैं, जिसमें क्लियर हो गया है पूरा कि टाइम एंड मोशन स्टडी क्या है। इसमें कुछ चीज़ें बची हुई थी कि टाइम एंड मोशन स्टडी के कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, ये भी हालांकि हम पहले कर चुके हैं, और इसके क्या क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं इनके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। तो इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, हालांकि हम पहले जब हमने टेलर के 4 प्रिंसिपल्स पढ़े थे वही हैं, बस थोड़ा सा रिवीजन इसलिए किया है कि उनको वहाँ पर भी आपको लिखना है, और अगर टाइम एंड मोशन स्टडी के प्रिंसिपल्स आते हैं तो भी आपको यही लिखना है। तो इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, वो पहला प्रिंसिपल क्या है, द ओल्ड रूल ऑफ थंब मेथड मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑफ मेंस वर्क। पहले जो ये होता था कि कहीं किसी एक इंडस्ट्री में या ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉब्लम आ रही है, एक जगह जो प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पर जो सोल्यूशन किया गया उसी को दूसरी जगह पे भी अप्लाई किया जाता था। ओल्ड रूल ऑफ थंब लगाया जाता था कि वहाँ पर सोचा नहीं जाता था कि यहाँ पर कुछ साइंटिफिक भी हो सकता है। तो टाइम एंड मोशन स्टडी है वो वहाँ पर एक साइंटिफिक अप्रोच रखती है कि कैसे हम टास्क को या वर्क को छोटे छोटे एलिमेंट्स में बांट सकते हैं, और फिर हम उन पर टाइम एंड मोशन स्टडी के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके हम टाइम को भी कम कर सकते हैं और मोशंस को भी कम कर सकते हैं। दूसरा जो प्रिंसिपल टेलर ने बताया था, वर्कर्स मस्ट बी सेलेक्टेड एंड ट्रेन। जो वर्कर होते हैं वो सेलेक्टेड होने चाहिए और ट्रेंड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को भी ले लिया, हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, तो हमें उन लोगों को काम पर लेना चाहिए जिन लोगों में उस काम को करने की मतलब क्षमता सबसे अधिक है। उस व्यक्ति को हमें सेलेक्ट किया जाना चाहिए, और सिलेक्शन के बाद भी हमें उसको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। तो ट्रेंड होने चाहिए, क्योंकि वर्कर्स ट्रेंड होंगे तभी वो प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तीसरा था कि देयर मस्ट बी कोऑपरेशन बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट। उन्होंने जो 4 प्रिंसिपल बताए थे उसमें भी यही बताया था, तीसरा बताया था कि मैनेजमेंट के बीच में और वर्कर्स के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वर्कर्स अलग और मैनेजमेंट अलग, दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू माने जा सकते हैं, क्योंकि वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों अगर अच्छे तरीके से काम करेंगे, सहयोग के साथ काम करेंगे, तभी वो प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। अगर मैनेजमेंट का जो व्यवहार है वो वर्कर्स के साथ अच्छा नहीं होगा, या वर्कर्स का मैनेजमेंट के प्रति नज़रिया सही नहीं होगा, तो वो मतलब दोनों के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। फिर 4th उन्होंने बताया था कि देयर शुड बी एन इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनका भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वर्कर्स काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट कुछ नहीं करेगा, तो उनके बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जिससे उनमें किसी तरीके की कोई इस तरीके की भावना नहीं आए कि वर्कर्स काम कर रहा है और मैनेजमेंट कोई काम नहीं कर रहा है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये 4 प्रिंसिपल्स टेलर ने बताए थे, जो हमने टेलर के बारे में जो पहले पढ़ा था साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसमें भी हमने पढ़े थे। उसके बाद जो नई चीज़ है वो है, जो टेलर है उन्होंने डिस्कवर्ड किया था, या ये जो पीस रेट मेथड है पेमेंट का, उसकी खोज टेलर ने की थी। पीस रेट मेथड का मतलब होता है पीस रेट सिस्टम इन विच द वर्कर्स गेट पेड बाय रिजल्ट लाइक ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एट ए फिक्स्ड रेट। पीस रेट सिस्टम का मतलब होता है कि यहाँ वर्कर को जो पे किया जाता है वो उसके कितना उसने प्रोडक्शन किया है उसके हिसाब से उसको पे किया जाता है। मान लीजिए 1 यूनिट को बनाने के लिए अगर 10 रुपये मिलते हैं, तो अगर उसने 10 यूनिट बनाई तो उसे 100 रुपीज़ पे किए जाएं। तो ये है कि जितना उसने काम किया है उतना उसे पे किया जाए, ये कहलाता है पीस रेट सिस्टम। बेसिकली जो उन्होंने बताया था वो था डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। डिफरेंशियल पीस रेट का सिस्टम का मतलब होता है जो वेजेस है या मजदूरी है उसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, हाई एंड लो। जो टेलर ने बताया था कि मजदूरी हाई हो सकती है और लो हो सकती है, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे। इसके लिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए 10 यूनिट है, 10 यूनिट को, या मान लीजिए हम किसी खिलौना बनाने वाली कंपनी में या बैग बनाने वाली कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ पर एक वर्कर काम करता है 10 यूनिट को, यानी 10 खिलौने बनाता है 1 घंटे में, और उसका एक दिन के कितने 8 आवर्स होते हैं, तो अगर वो एक दिन में 80 खिलौने बनाता है, इसका मतलब स्टैंडर्ड टाइम और स्टैंडर्ड उसका रेशियो होना चाहिए। इतना टाइम है तो इतने टाइम में उसने इतना काम किया होना चाहिए। अगर वो उतना काम कर सकता है या उस लिमिट के बियॉन्ड भी करता है, उससे आगे जाके करता है, तो उसको हाई
वेज मिले, और अगर वो उससे कम काम करता है उसको लो मजदूरी दी जाए। तो ये उन्होंने बताया था डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, कि हम एक स्टैंडर्ड टाइम रखें, एक स्टैंडर्ड प्रोडक्शन रखें, उस प्रोडक्शन से कम अगर कोई व्यक्ति प्रोड्यूस करता है या प्रोडक्शन करता है तो उसको लो मजदूरी दी जाए, कम मजदूरी दी जाए, और अगर उससे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है तो उसको हाई या अधिक मजदूरी दी जाए। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि मान लीजिए हम कोई बैग बनाने वाली कंपनी में काम कर रही है, कोई कर्मचारी बैग बनाने वाली कंपनी में काम कर रहा है, वो 10 बैग बनाता है 1 घंटे में, और 8 घंटे में उसे 80 बैग बनाने हैं। अगर मान लीजिए उसने 80 बैग बना दिए या 82 बैग्स बना दिए तो उसे हाई दिया जाए मजदूरी, और अगर वो 80 बैग से कम बनाता है, 70 बनाता है या 65 बनाता है, 75 बनाता है, तो उसको कम मजदूरी दी जाए। ये टेलर ने बताया था डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। ये पहली बार इंट्रोड्यूस ही टेलर ने किया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हालांकि एक ही बात है, प्रिंसिपल्स कह दें, गोल्स, हालांकि कर सकते हैं हम उसमें भी, लेकिन फिर भी अगर हम इनको ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। गोल्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टाइम एंड मोशन स्टडी। तो इसके लिए टाइम एंड मोशन स्टडी के लिए पहला जो गोल कहा जा सकता है, टू फाइंड आउट द मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ डूइंग द वर्क। ये वही सारी चीज़ें जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं कि एक तो सबसे इकोनॉमिकल मेथड को फाइंड आउट करना, कि कैसा मेथड काम करने के लिए, बहुत सारे किसी भी एक काम को बहुत तरीके से किया जा सकता है। एक ही काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन उसमें से बेस्ट मेथड को निकालना, और बेस्ट मेथड कौन सा होगा जिसमें हमें समय भी कम लगे और मोशंस भी कम लगे, यानी अननेसेसरी मूवमेंट्स हम कम करें। तो टाइम एंड मोशन स्टडी का मतलब यही होता है कि हम कम से कम खर्च करके, यानी कम से कम एनर्जी और कम से कम टाइम खर्च करके और हम काम को कर सके। तो सबसे पहला तो है टू फाइंड आउट द मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ डूइंग द वर्क। दूसरा है टू स्टैंडर्डाइज द मेथड्स, मटेरियल्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट। हमारा मकसद ये रहता है कि कोई भी जो मेथड्स, मटेरियल्स, टूल्स और इक्विपमेंट है उनको स्टैंडर्डाइज किया जाए। स्टैंडर्डाइज का मतलब अगर किसी काम को करने का सही तरीका है, यानी जो अधिकतर व्यक्तियों के लिए सही हो, उसी मेथड्स को अपनाया जाए, उसी मटेरियल्स को यूज़ किया जाए, उसी टूल्स और इक्विपमेंट को यूज़ किया जाए जो अधिकतर लोगों के लिए अनुकूल हो। यानी जिस टूल्स पे सब लोग या अधिकतर लोग अच्छे से काम कर सकते हैं उसको हमें स्टैंडर्डाइज किया जाना चाहिए, वो इसका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है टू डिटरमाइन एक्यूरेटली द टाइम रिक्वायर्ड। किसी भी काम को करने के लिए एक टाइम रिक्वायरमेंट होती है कि कितना टाइम हमें चाहिए इस काम को करने के लिए। हालांकि एक काम को हम 5 मिनट में कर सकते हैं और हम 15 मिनट भी लगा सकते हैं। तो ये डिटरमाइन करना कि कितना टाइम लग सकता है, उससे अधिक टाइम तो टाइम वेस्ट करना हुआ, तो वो टाइम कैसे पता लगा सकते हैं हम टाइम एंड मोशन स्टडी से, कि कितना, जब हम अननेसेसरी मूवमेंट्स को निकाल देते हैं और नेसेसरी मूवमेंट्स बच जाती है तो उन मूवमेंट्स को करके जितना भी टाइम कंज्यूम होगा वो उसका स्टैंडर्ड टाइम होगा। जैसे मान लीजिए कोई काम करने के लिए हमें 4 मूवमेंट्स करने हैं, उन 4 मूवमेंट्स करने के लिए, पहले मूवमेंट्स को करने के लिए हमें 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड इस तरीके से चाहिए। तो इससे ज़्यादा टाइम तो लग नहीं सकता क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज टाइम है। तो एक्यूरेट टाइम हम पता लगा सकते हैं टाइम एंड मोशन स्टडी से। नेक्स्ट पॉइंट है टू डिटरमाइन एक्यूरेटली द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोशंस। इसी तरीके से हम एक्यूरेट मोशंस पता लगा सकते हैं कि इसमें से अगर हमने अननेसेसरी मूवमेंट्स को हटा दिया तो कितने नेसेसरी मूवमेंट्स हैं, उनको एक्यूरेटली हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। टू असिस्ट इन ट्रेनिंग द वर्कर, टू असिस्ट इन ट्रेनिंग द वर्कर्स इन न्यू मेथड, कि जब भी हमें पता लग गया कि ये मेथड, ये टाइम, किसी भी काम को करने में ये टाइम लगेगा और इतने मोशंस होंगे, तो उन टाइम और मोशंस के बेस पे हम वर्कर्स को क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो जब इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी तो वो जो वर्कर्स होंगे वो उतने ही समय में और उतना ही इमोशंस के साथ वो काम कर सकेंगे। तो इसका एक ऑब्जेक्टिव या गोल्स ये भी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंटल वर्क हुए हैं। तो ये भी हम पहले बात कर चुके हैं। टेलर ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो पिग आयरन एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। जो पिग आयरन हैंडलर्स थे उन पर टेलर ने प्रयोग किया था। टेलर ने जो प्रयोग किया था उसमें ये देखा था कि जब टेलर बेथलेहम स्टील कंपनी में काम कर रहे थे तो उनको लग रहा था कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं सब अपने अपने तरीके से, अपने अपने मेथड से सब काम करते हैं और वो जितना टाइम लगना चाहिए काम में उससे भी कहीं अधिक टाइम लेते हैं, उससे भी कहीं अधिक अनावश्यक गतियां करते हैं। तो उन्होंने जब वहाँ पर टाइम एंड मोशन स्टडीज़
जो है इनके प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया तो उन्होंने देखा कि जो वर्कर्स पहले दिन में 12.5 टन कच्चा लोहा लाद रहे थे उसकी जगह पे उन्होंने 47.5 टन जो है वो है कच्चा लोहा लादना शुरू कर दिया पर डे। तो कितना अधिक अंतर आया सिर्फ टाइम एंड मोशन स्टडीज़ के जो प्रिंसिपल्स थे उनको अप्लाई किया। तो उसके बाद जो इसके अलावा गिलब्रेथ ने जो ब्रिक लेइंग एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि एक ईंट की चिनाई करने में 18 मूवमेंट्स लगते हैं, लेकिन जब उन्होंने ये मोशंस अननेसेसरी मोशंस को हटाया तो उन्होंने देखा कि 5 मूव में से वो काम 5 मोशन से ही वो काम हो सकता है। यानी एक ईंट को रखने में या एक ईंट की चिनाई करने में 5 मूवमेंट्स ही काफ़ी हैं। कई बार तो 2 मूवमेंट्स में भी उन्होंने ये देखा कि 2 मूवमेंट्स में भी एक ईंट की चिनाई का काम किया जा सकता है। और जब उन्होंने टाइम एंड मोशन प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया तो जो वर्कर्स पहले 120 ब्रिक्स को पर आवर लगा रहे थे अब वो 350 ब्रिक्स तक पहुंच गए। तो कितना हम देख रहे हैं कि कितना अधिक फर्क पड़ा टाइम एंड मोशन स्टडी से। इसके अलावा टिफिन और रोजर्स ने भी टिन प्लेट फैक्ट्रीज में जो काम करने वाले वर्कर्स थे उन पे प्रयोग किया था। ये अब पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में। थॉमसन ने जो बॉल बियरिंग फैक्ट्री में काम करने वाली जो गर्ल्स थी उन्होंने देखा कि पहले जो 120 गर्ल्स जिस काम को करती थी अभी वो काम 35 गर्ल्स आराम से कर सकती हैं। वर्किंग आवर्स जो कम किए गए इस प्रिंसिपल्स के बेस पे क्या है, वर्किंग आवर्स उससे कम घंटों में उन्होंने काम कर लिया जो थॉमसन ने देखा। उसके अलावा उन्होंने देखा कि प्रोडक्शन बढ़ गया। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। ये हालांकि हमने पहले इसके बारे में बात की है लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद जो है इवोल्यूशन या इम्प्लीकेशंस ऑफ टाइम एंड मोशन स्टडी। हालांकि टाइम एंड मोशन स्टडी का आज भी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें टाइम एंड मोशन स्टडीज़ के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अप्लाई किया जाता है, लेकिन फिर भी इनकी कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। अगर मेरिट्स की बात करें तो हमने जितने भी पहले पढ़े हैं इसके गोल्स और इसके प्रिंसिपल्स वो सारे इंक्लूड होंगे। जैसे पहले जो है इसके मेरिट्स की बात करें तो पहला है फॉर फाइंडिंग आउट द बेस्ट मेथड ऑफ वर्क। ये हम पहले कर चुके, प्रिंसिपल्स में भी आया था और उसके जो टेलर ने बताए थे साइंटिफिक मैनेजमेंट में वही चारों प्रिंसिपल्स यहाँ भी रिपीट होंगे। तो इसके सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ है कि इसकी वजह से हम किसी भी काम को करने के बेस्ट तरीके को निकाल पाए हैं। जैसे हमने बात करी थी पहले कि एक ही काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन उसमें से बेस्ट मेथड को निकालना। और बेस्ट मेथड कौन सा होगा जिसमें हमें टाइम भी कम लगे और मोशंस भी कम लगे, जहाँ पर हमें थकान नहीं हो। अननेसेसरी मूवमेंट्स अगर हम कम करेंगे तो थकान अपने आप कम होगी। तो इसकी वजह से ये हमें बेस्ट मेथड मिला है किसी भी काम को करने का। सेकंड क्या है, फॉर डिटरमाइनिंग नेसेसरी मूवमेंट्स फॉर द टास्क। टाइम एंड मोशन स्टडी की वजह से ही हम डिटरमाइन कर पाए हैं कि इतने नेसेसरी मूवमेंट्स होते हैं, वरना हम लोग या जो वर्कर्स हैं वो सीधा काम करे जा रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि नेसेसरी या अननेसेसरी मूवमेंट्स क्या होते हैं। तो इसी की वजह से हम डिटरमाइन कर पाए हैं। नेक्स्ट है फॉर एलिमिनेटिंग अननेसेसरी मूवमेंट्स फॉर द टास्क। और दूसरा, टाइम एंड मोशन स्टडी ने बताया कि इतने नेसेसरी मूवमेंट है इस काम में और इतने अननेसेसरी मूवमेंट्स है। तो अननेसेसरी मूवमेंट्स को हम क्या कर पाए, इसी की वजह से एलिमिनेट कर पाए। और जब हमने अननेसेसरी मूवमेंट्स को एलिमिनेट कर दिया तो हमारा टाइम भी कंज्यूम हुआ, जो टाइम कंजप्शन था वो भी सेव हुआ और हमारी एनर्जी भी सेव हुई। फॉर मिनिमाइजिंग वर्क फटीग, जब हम अननेसेसरी मूवमेंट्स को कम कर देंगे तो हमारी थकान अपने आप कम होगी। जहां हम पहले एक काम को करने के लिए 10 मोशन या 10 मूवमेंट करते थे, अब उस काम को करने के लिए अगर हम 4 मूवमेंट कर रहे हैं तो हमारी थकान अपने आप कम हो रही है। फॉर डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड टाइम फॉर द टास्क, इसी की वजह से हम स्टैंडर्ड टाइम को डिटरमाइन कर पाए हैं। क्योंकि अगर हमने नेसेसरी मूवमेंट्स और अननेसेसरी मूवमेंट्स को अलग अलग नहीं किया होता तो हम कभी भी ये डिसाइड नहीं कर पाते कि कितना स्टैंडर्ड टाइम होता है किसी की भी काम को करने के लिए। नेक्स्ट है फॉर इफेक्टिव ट्रेनिंग। ट्रेनिंग तभी इफेक्टिव हो सकती है जब हम किसी काम को करने के लिए सही तरीके को अप्लाई करें। तो ट्रेनिंग भी तभी सफल होगी जब हम टाइम एंड मोशन स्टडी के थ्रू ये पता लगा पाएंगे कि ये काम करने का सही तरीका है, इसमें ये नेसेसरी मूवमेंट्स हैं और इस काम को करने के लिए इतना टाइम लगता है। तो उसी टाइम के बेस पे और उसी नेसेसरी मूवमेंट्स के बेस पे ही हम ट्रेनिंग दे पाते हैं और वर्कर्स को ट्रेन कर पाते हैं। फॉर एलिमिनेटिंग वेस्ट एंड एफिशिएंसी, इसकी वजह से हमारा जो एनर्जी का और टाइम का जो वेस्टेज था वो बहुत कम हुआ है, इनएफिशिएंसी कम हुई है। क्योंकि इसकी वजह से जो काम करने वाले वर्कर्स हैं वो बहुत अच्छे से काम कर पाए और इनएफिशिएंसी जो है वो कम हुई है। उसके अलावा
ये नहीं है कि इसकी सिर्फ मेरिट्स ही हैं, इसके बहुत सारे लिमिटेशंस भी हैं। सबसे बड़ी जो लिमिटेशन जो है वो है फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। जो वहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स थे उनमें एक इनसिक्योरिटी की भावना आ गई, इसकी इनसिक्योरिटी की फीलिंग इस तरीके से आ गई, उनको लगा कि अगर मान लीजिए हमने कल को इतने स्टैंडर्ड टाइम में नहीं कर पाए तो हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि उनमें एक तरीके से सुरक्षा की भावना आ गई कि हमारी जो नौकरी है या हमारी जॉब कभी भी खतरे में पड़ सकती है। तो एक तरीके से इसने असुरक्षा की भावना को तो पैदा किया था। दूसरा, ऑब्जेक्शन टू चेंज। कई बार लोग क्या होते हैं कि कोई भी नई चीज़ को अपनाने से पहले डरते हैं, या उनको लगता है कि ऐसा करेंगे तो हमारी नौकरी पे खतरा आ सकता है या हमारे स्वास्थ्य को खतरा आ सकता है। तो अधिकतर लोगों में ये होती है कि कोई भी नया परिवर्तन होने पर वो उसका ऑब्जेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर भी लोगों ने ये किया था कि इस तरीके से कैसे अननेसेसरी मूवमेंट्स कैसे हटाई जा सकते हैं, जितनी ज़रूरी है वही मूवमेंट्स की जाती हैं, इस तरीके से बहुत ऑब्जेक्शन भी किए जाते हैं। उसके अलावा जो है वो है मैकेनिस्टिक अप्रोच। ये इसने एक तरीके से जो व्यक्ति को या वर्कर को मशीन बना दिया है कि अगर इतने ही नेसेसरी मूवमेंट करने हैं आपको, इतने अननेसेसरी मूवमेंट्स को आपको हटाना है और इतना ही आपको टाइम लेना है। इसका मतलब वहाँ पर वो एक इंसान के साथ डील नहीं कर रहे हैं, वो एक मशीन के साथ डील कर रहे हैं। इस तरीके से टाइम एंड मोशन स्टडी ने दिखाया है। तो ये तो इसकी बहुत बड़ी आलोचना रही है कि इसने एक तरीके से मानव को मशीन के रूप में लाकर खड़ा कर दिया है। उसके अलावा नेग्लेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी बहुत अधिक इग्नोर किया या नेग्लेक्ट किया है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना काम करने का तरीका अलग अलग होता है और एक ही व्यक्ति का अलग अलग समय पर काम करने का तरीका अलग होता है। कई बार मॉर्निंग में हम लोग काम को जल्दी जल्दी कर सकते हैं, आफ्टरनून में नहीं कर सकते। कई बार अगर हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है या हमारा मूड सही नहीं है तो भी कई बार क्या है, काम में टाइम अधिक लगता है। तो इस तरीके से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं जिनको यहाँ पर नेग्लेक्ट किया गया है। और इसका जो क्रिटिसिज्म जो हुआ है वो गेस्टल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ है, क्योंकि गेस्टल्ट क्या कहता है कि किसी भी चीज़ को अगर आप टुकड़ों में बांटते हो तो उन टुकड़ों का जो योग होता है वो एक होल से अलग होता है, संपूर्ण से चीज़ से अलग होता है। और यहाँ पर क्या किया गया है, हर एक काम को या जो है माइक्रो मोशंस जो बताए गए हैं कि आप एक मोशन को कैसे छोटे छोटे माइक्रो मोशंस में आप डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से गेस्टाल्ट व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी आलोचना की गई है। और दूसरा ये है कि जो टाइम एंड मोशन स्टडी इसने सोशल सेटिंग जो है उसको भी बहुत अधिक इग्नोर किया है, जैसे रिकॉग्निशन, कंपटीशन और एप्रिसिएशन, ये सब चीज़ें क्या है, इग्नोर की गई हैं। इसके अलावा इसकी एक आलोचना ये भी रही है कि इसमें सोशो कल्चरल जो फैक्टर्स हैं उनको बहुत अधिक इग्नोर किया गया है। इकोनॉमिक फैक्टर पे बहुत अधिक बल दिया गया है और ये क्या करती है, इट लीड्स टू मोनोटोनी एंड बोरेडम। ये बोरेडम को बढ़ाती है और एक तरीके से मोनोटोनी को ही बढ़ावा देती है, क्योंकि एक ही तरीके से आप कितना काम कर सकते हो। आपको एक ही तरीका एक बार नहीं करना, आपको डेली वही काम करना है, उतने ही मोशंस करने हैं। आप उस मोशन से अलग हटकर आप कोई मूवमेंट नहीं कर सकते, आपको उतने ही टाइम में वो काम करना है। तो आप एक मशीन की तरह आप बहुत ही जल्दी आप क्या हो जाओगे, इन चीज़ों से बोर हो जाते हैं जो वर्कर्स काम करने वाले होते हैं। तो इस तरीके से इसकी आलोचना भी की जाती रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसे टाइम एंड मोशन स्टडी जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आज भी इंडस्ट्रीज़ में या ट्रेनिंग में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाता है। थैंक यू।